आज बात करेंगे कि प्राचीन भारत आर.एस. शर्मा स्टैंडर्ड बुक्स और प्राचीन भारत ओल्ड एनसीईआरटीज़। सबको पता होगा कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ में आती हैं और सबको ये भी पता होगा कि यूपीएससी या पीसीएस लेवल के लिए हमें ये बुक कितनी उपयोगी मानी जाती है। सारे टॉपर से ये सजेस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है, कौन सी आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वाली लें कि ये वाली लें कि ये दोनों पढ़े, तो कई दोनों लेके रख लेते हैं। ठीक है, इससे कोई बेनिफिट होता नहीं है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे आज कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और कौन सी हमें लेनी चाहिए। ठीक है, कौन सी हमारे लिए उपयोगी होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस इसमें अपलोड करता हूं। आप लोग नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। ठीक है, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अब शुरू करेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इससे आप लोगों का दो फायदा होगा। एक तो आप लोगों का पैसा बचेगा, दूसरा आप लोगों का समय बचेगा। तो चलिए करते हैं इस दोनों के बीच की तुलना और जानते हैं हमारे लिए कौन सी बेहतर हो सकती है, कि दोनों लेनी चाहिए या एक से काम चल जाएगा या एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के बीच की तुलना और देखते हैं इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है ओल्ड एनसीईआरटी जो कि 11th क्लास में आती है, प्राचीन भारत आर.एस. शर्मा। और ये है स्टैंडर्ड बुक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन है, ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक्स पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये है 2021 का एडिशन और देखते हैं इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है बिटवीन इन दोनों के बीच। ठीक है, और क्या आपको ये खरीदनी चाहिए या आपको ये खरीदनी चाहिए, ऐसे कन्फ्यूजन को इसी वीडियो में दूर करेंगे आप लोगों का। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखना ताकि ये मत बोलना कि मैं कुछ मतलब मिस हो गया और फिर कुछ गलत बात आपने सुन ली और फिर गलत तरीके से आपने बुक खरीद ली और फिर लास्ट में मुझे कमेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मत करना। पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कौन सा लेना है, क्या है, कैसा है, किस में कितना है, किस में कितना नहीं है, आपके मतलब का कितना है, वो सब चीज़ें आप लोग जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को और देखते हैं। सबसे पहले क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वालिटी, जब मैं इनकी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ जो रिव्यू है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पीछे मैंने दे रखा है। वहाँ क्वालिटी, एमआरपी, रेट, कहाँ से मंगाया है, क्या है, सारी जानकारी मैंने दे रखी है। ठीक है, तो आप पीछे चैनल में जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन मैंने मार्केट से, ऑफलाइन मार्केट से खरीदी हुई है, इसलिए इसकी क्वालिटी बेहतर है क्योंकि ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो एमआरपी की बात कर लेते हैं, 325 रुपये है। ठीक है, आपको कितने की पड़ जाएगी? तो ऑनलाइन में अगर आप खरीदने हैं तो ये 150 से आपको 250 के बीच में मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन में खरीदते हैं। ऑफलाइन में आपको ये 250 से 300 के बीच में आपको मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी कॉस्ट मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि ये अभी फ़िलहाल प्रिंट होनी बंद हो गई है और ये फ़िलहाल ऑनलाइन में अवेलेबल है। ऑफलाइन अगर दिल्ली में कहीं मार्केट में मिल जाए तो वहाँ से आप लोग मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की क्वालिटी, क्योंकि मेरे पे तो ऑनलाइन मतलब मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ करी हुई है, साइट से परचेज़ करी हुई है, इसलिए इसकी एमआरपी मैं ऑनलाइन के हिसाब से बताऊंगा आपको। तो ये 100-150 रुपये से, 100 रुपये से स्टार्टिंग आपको मेरे हिसाब से 200-250 के अप्रॉक्स मिल जाती है, 200 के आसपास मिल जाती है ये वाली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन दोनों का रेट। मैंने बता दिया आप लोगों को कि आपको ऑनलाइन खरीदना है, ऑफलाइन खरीदना है। ठीक है, वो आप लोग डिसाइड कर लेना, जो आपको सही लगे आप वहाँ से खरीदिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी की। तो क्वालिटी आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही बेहतरीन है। इसकी थोड़ा सा क्या, ये काम चला हुआ है, सीधी बात ये है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इन दोनों के बीच की। क्या देखते हैं कि कुछ बदलता भी है या सेम चीज़ें होती हैं, तो ये भी देखना ज़रूरी अनिवार्य है क्योंकि यही मुझे आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले पेजेस देख लेते हैं कि कितने पेजेस में इन्होंने प्राचीन भारत को कवर किया हुआ है। तो 293 पेजेस हैं इसमें, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। 293 पेजेस इसमें हैं और इसमें पेजेस देखेंगे तो इसमें टोटल पेजेस हैं, सॉरी थोड़ा सा टाइम, 253 पेजेस। तो 253 पेजेस इसमें हैं और 293 पेजेस इसमें हैं। तो इसमें 293 पेजेस में कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आप देखते हैं इसकी विषय सूची। तो विषय सूची जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें अध्याय देख लेते हैं कि कितने अध्याय इसमें दिए हुए हैं। तो अध्याय की बात कर लेते हैं तो 33 अध्याय इसमें है। आप भी ध्यान से देख सकते हैं, 33 अध्याय इसमें है। ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी बात इसमें देख लेते हैं कितने अध्याय हैं। तो इसमें 29 अध्याय हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये 29 अध्याय हैं। ये चित्रों की सूची है और इसमें भी चित्र सूची है। तो चित्र सूची भी दोनों में है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इनके अध्यायों में कहाँ पे चेंजेस है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को पहले अध्याय दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इनके चेंजेस दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि चेंजेस कहाँ पे हुआ है, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट अध्याय से। अध्याय देख सकते हैं आप, पहला अध्याय दोनों में लगभग सेम लग रहा है, प्राचीन भारत इतिहास का महत्व। और यहाँ देख सकते हैं आप प्राचीन भारत इतिहास का महत्व, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, वहाँ भी सेम चीज़ है। दूसरा अध्याय है प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, ठीक है, यहाँ भी वही है सेम, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, इतिहास का निर्माण और उनके स्रोतों के प्रकार एवं इतिहास का निर्माण। तो उल्टा कर दिया है जस्ट, ठीक है, उल्टा कर दिया है, एक ही चीज़ है। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक ढांचा, ठीक है। पारिस्थितिक और पर्यावरण, इसमें पारिस्थितिक और पर्यावरण नहीं है, ठीक है। तो इसका एक प्लस पॉइंट हो गया कि इसमें एक चैप्टर बढ़ा दिया, पारिस्थितिक और पर्यावरण, तो एक चैप्टर तो यही बढ़ गया। भाषाई पृष्ठभूमि इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो इसमें एक 2 चैप्टर बढ़ गए, ठीक है। मानव विकास पुरापाषाण युग, इसमें पुरापाषाण युग है, प्रस्तर युग, ये देख रहे हैं आप, पुरापाषाण युग है, लेकिन इसमें क्या है, जो नवपाषाण युग है वो नवपाषाण युग उन्होंने यहाँ दे दिया है पुरापाषाण के बाद, ठीक है, ना कि चैप्टर बना के अलग से। और इस पे क्या है कि इस पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड वाली में कि नवपाषाण युग का अलग ही चैप्टर दिया हुआ है, तो एक चैप्टर इससे बढ़ जाता है, तो 3 चैप्टर बढ़ गए। ताम्रपाषाण युग संस्कृति, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सेम है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरे कैमरे की दिक्कत है गाइस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं आप लोगों की। अच्छा, ये है, आप देख सकते हैं ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप ताम्रपाषाण बस्तियाँ, ये सब सेम ही चीज़ है लगभग। हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति कहाँ से, युगीन सभ्यता, तो मतलब लगभग जो देखा जाए उसके बाद वो 3-4 जो हैं वो ये ही हैं बस, बाकी कुछ फर्क नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। क्योंकि मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, जिस आधार पे मैंने इनको अलट पलट के देखा है, चैप्टर इनके लगभग सेम है। इसका प्लस पॉइंट अब मैं बता देता हूँ आपको, इसका प्लस पॉइंट मेन हिसाब से जो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 3 चैप्टर हैं जो अतिरिक्त हैं, समझ रहे हो आप बात को, इसमें 3 चैप्टर अतिरिक्त हैं, जैसे ये एक पर्यावरण एवं पारिस्थितिक और पर्यावरण है, ठीक है, भाषाई पृष्ठभूमि है, पुरापाषाण युग को अलग से दे रखा है, जितने भी पाषाण काल हैं उनको अलग अलग चैप्टर में दे रखा है, तो इसलिए इसके 3-4 चैप्टर बढ़ जाते हैं, ठीक है, बस यही फ़र्क है इन दोनों में, बाकी कुछ नहीं है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अब आपके मन में सवाल ये रहता है कि भाई अब कौन सी लेनी चाहिए हमें, ठीक है, क्या डिफरेंस देखो, चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैंने इन दोनों की तुलना करी हुई है, ठीक है, लास्ट चैप्टर वही है, चाहे तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। आप विज्ञान और सभ्यता का विरासत ये देख सकते हैं आप लोग, तो कुछ अलग नहीं है, आप इसको भी मिला सकते हैं, 28वां अध्याय भी मिला लीजिए। ये देखिए, सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम, सामाजिक परिवर्तन का अनुक्रम, चाहे तो आप लोग दोनों की PDF मेरे से ले सकते हैं, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप अगर चित्र का भी देखेंगे तो चित्र में थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें पिक्चर ज़्यादा है, ठीक है, इसमें पिक्चर ज़्यादा है। इसको लेने का बेनिफिट ये है कि इसको एज अ NCERT के तौर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब वही चीज़ इसमें है तो इसको लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 3-4 चैप्टर अलग से बढ़े हुए हैं, ठीक है, इसमें 3-4 चैप्टर अतिरिक्त हैं जो इसमें नहीं है। दो तो मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन 2 जो चैप्टर हैं वो उसी में दे रखा है, उसमें थोड़ा सा कम जानकारी है, उनमें ज़्यादा है। जैसे पुरापाषाण काल का चैप्टर इसमें अलग से दे दिया है, तो उसकी जानकारी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कर दी, उन्होंने बढ़ा दी इसमें, ठीक है इसी बेसिस पे ये बनी हुई है, ऐसा नहीं कि अलग से बनी हुई है। तो आप लोगों को अगर अब खरीदने वाली बात कर, इसकी प्लस पॉइंट, इसको क्यों खरीदना, अगर इसको इसका एक प्लस पॉइंट है कि इस पे लास्ट में क्या है, अभ्यास दिए हुए हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ, चैप्टर जब खत्म हो जाते हैं तब क्या होता है, इसमें अभ्यास दिए हुए होते हैं, ये देखिए। तो प्रत्येक चैप्टर जब खत्म होता है तो उसमें अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं और अच्छे से आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है इस वाली को लेने का, ठीक है। इसका लेने का बेनिफिट ये है कि इससे देखो, अगर आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, क्वेश्चन आंसरिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आपको इसे लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 चैप्टर आपको अतिरिक्त मिल जाती हैं और बिल्कुल अपडेटेड बुक्स मिलती है। अगर कोई खामियां इसमें रही होंगी, कमियां, तो इसमें क्या हो गया, अपडेट कर दिया गया है। अब दोनों लेनी है, नहीं, दोनों बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। आप यही 12th क्लास की 11th क्लास की NCERT में पढ़ोगे और वही आप स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, तो बेनिफिट क्या है भाई, एक ही चीज़ पढ़ोगे क्या दोनों। तो मेरे हिसाब से
आप जब एनसीईआरटी परचेज करेंगे तो आप खाली 6 से 10 तक की ओल्ड एनसीईआरटी खरीदो, बाकी 11th और 12th में आप सेम एनसीईआरटी खरीदोगे। यही स्टैंडर्ड के तौर पे जो बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, वो एनसीईआरटी में ही आती थी पहले। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस भी मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी इसका बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आपको 11th क्लास की ये वाली एनसीईआरटी नहीं खरीदनी है, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप ये खरीद लेते हैं। जिसके पास पहले से ये पड़ी हुई है बेहतर है, और जिसके पास ये वाली है और ये वाली नहीं है, फिर वो ये मत खरीदें स्टैंडर्ड, उसका काम इससे हो जाएगा। इसके बदले अगर हिस्ट्री पे जाना चाहते हैं आप लोग, तो आप उपिंदर सिंह की जो हिस्ट्री आती है प्राचीन से मध्यकालीन भारत तक, वो वाली खरीद लीजिए। वो आपके लिए अतिरिक्त हो जाएगा ऑप्शन, उससे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। समझ गए? तो ये डिफरेंस था, कुछ अत्यधिक नहीं है। इन दोनों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है एक साथ। समझ रहे हो? या तो आप नई एनसीईआरटी देख लीजिए। ठीक है, नई एनसीईआरटीज में एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझाया गया है, तो नई एनसीईआरटी को देख लीजिए कि क्या अपडेट किया गया है। आप नई एनसीईआरटी खरीदिए इसके बदले, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी के बदले ये वाली एनसीईआरटी खरीदिए। मतलब ये एक एनसीईआरटी है, एक हिसाब से समझो कि ये आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के तौर पे पढ़ोगे। दोनों की लैंग्वेज की बात कर लेते तो समान लैंग्वेज है। मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ, 1-2 लाइनें इसकी। ठीक है, दोनों का सेम लैंग्वेज है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, दोनों मैं आप लोगों के सामने खोल देता हूँ। अब ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आप स्टैंडर्ड में देखिए कि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहाँ और किस प्रकार किया, कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की और कैसे संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित कर किस प्रकार जीवन यापन सुरक्षित और व्यवस्थित किया। अब इसको खत्म कर देते हैं, अब इसमें पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज मेरे हिसाब से, मुझे इनकी भाषाओं में कोई दिक्कत नहीं आई है। दोनों सेम भाषा हैं, सेम चीज़ें दोनों में रिपीट हो रखी हैं। तो मेरे हिसाब से इसको अतिरिक्त अलग से लेने की आवश्यकता ही क्या है? फिर इसको मत लीजिए। अगर आपके पास ये है तो तब इसको क्यों ले रहे हैं आप लोग? ये तो एक ही चीज़ है, दोनों में सेम ही डेटा है। समझ रहे हो बात को? तो ये एनसीईआरटी बेसिस किताब है। अगर ये है तो ये इसकी आवश्यकता ही नहीं है। 11th-12th का हटा दो फिर, अगर आप लोगों के पास स्टैंडर्ड में पड़ी हुई हैं बुक्स। समझ रहे हो? तो कोई डाउट, अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी लेनी चाहिए। समझ गए? अब इस वीडियो के अंतर्गत अगर मेरे से कोई भी बात ऐसी हो जो छूट गई हो और मैं बताने से भूल गया होऊंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।